हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे कि उस शख्स के बारे में जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था। क्या वो भारत को जीत पाया था या भारत से पराजित हो गया था? इसी बारे में हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर की। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, लेकिन क्या वो भारत से जीत गया था या भारत ने उसे पराजित कर दिया था? उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, उस टाइम पे वो आधी दुनिया को जीत चुका था और उसका युद्ध सबसे पहले भारत पे जब उसने आक्रमण किया था तो हुआ था पोरस राजा के साथ में। और उस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे भयंकर युद्ध था इतिहास का। और एक टाइम युद्ध के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब सिकंदर जमीन पे पड़े थे और पोरस राजा के हाथ में तलवार थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको नहीं मारा था, क्योंकि उनके रूल और नियम बोलते थे कि कभी भी किसी निहत्थे दुश्मन या इंसान पे वार नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही। बाद में पोरस राजा पराजित हो गए थे, सिकंदर ने उनको पराजित कर दिया था और युद्ध सिकंदर जीत गया था। फिर युद्ध के समाप्त होने के बाद में जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो उनसे सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ में क्या किया जाना चाहिए। तो सिकंदर को पोरस ने जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है युद्ध जीतने के बाद में, वही मेरे साथ किया जाना चाहिए। तो इस बात से सिकंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने उसके साथ में दोस्ती कर ली थी और उसका बाद में उसको राज्य भी लौटा दिया था उन्होंने। फिर उनको पता चला कि मगध एक बहुत ही शासित राज्य है और बहुत ही शक्तिशाली राज्य है, तो फिर वो मगध को जीतने के लिए मगध की तरफ बढ़े। ये बात चाणक्य जी को पता चली। उस टाइम पे मगध के राजा धनानंद हुआ करते थे और चाणक्य जी की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। तो जब ये बात चाणक्य जी को पता चली तो मगध के राजा धनानंद के पास पहुंचे और उनको बताया कि सिकंदर अब मगध की तरफ बढ़ चुका है और वो युद्ध के इरादे से हमारी तरफ आ रहा है। अगर हमने तैयारियां नहीं की तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे। लेकिन धनानंद ने उनकी बेइज्जती करते हुए उनकी बात नहीं मानी, मतलब अपने दरबारियों से बोला, अपने सिपाहियों से बोला इनको उठा के बाहर फेंक दो। और जब उन्होंने बाहर फेंक दिया तो उनके सर पर एक जटा हुआ करती थी, वो खुल गई थी। उस टाइम पे चाणक्य जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे और उन्होंने उनको बोला था, उस टाइम पे धनानंद को बोला कि मैं जब तक ये अपनी जटा नहीं बांधूंगा तब तक मैं तुझको इस गद्दी से उतार के बाहर नहीं फेंक देता। वो वापस गए अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे बुद्धिमान और इंटेलिजेंट, आज की भाषा में बोल सकते हैं इंटेलिजेंट, अपने शिष्य को उन्होंने चुना अब मगध का राजा बनाने के लिए। जी हाँ, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने सिकंदर के बारे में ही चंद्रगुप्त को बताया, उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि राजा धनानंद ने उनकी बेइज्जती की, क्योंकि अगर वो ये बता देते तो उसका जो बदला लेने की भावना उसके अंदर आ जाती और सिकंदर पे फोकस ना करके फिर वो राजा धनानंद पे फोकस करता। लेकिन उनका मेन मकसद था पहले सिकंदर को हराना है, सिकंदर को। तो इसीलिए उन्होंने उनको तैयार किया। उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तैयार किया, सब कलाएं सिखाई, सब अर्थशास्त्र सिखाए, पूरी राजनीति सिखाई और फिर उन्होंने उनको बताया कि तुम्हें किसी तरीके से सिकंदर की सेना में शामिल होना पड़ेगा, उनको अंदर एक अफवाह फैलानी पड़ेगी। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरीके से सिकंदर की सेना में शामिल हो जाते हैं और उनके सेना में एक गलत फहमियाँ या अफवाहें फैलाने लग जाते हैं कि जो भारत देश है वो देवी देवताओं का देश है और उस पर अगर कोई युद्ध करने के इरादे से या उसको जीतने के इरादे से, उसको पराजित करने के इरादे से आता है तो वो लोग खुद ब खुद मारे जाते हैं, अपने आप मर जाते हैं। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य उनके खाने में जहर भी मिलाने लगते थे और उनको बोलते थे अगर आप किसी गलत इरादे से इस व्यास नदी को पार करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली मर जाएंगे। और वो जो जहर मिलाया करते थे उस जहर के से तुरंत लोग नहीं मरते थे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद मरा करते थे। तो वो खाने में धीरे धीरे जहर मिलाने लगे थे और जब वहाँ के जो सेना के लोग थे वो कोई नदी पार करके जाता था तो वो डेफिनेटली 2 से 4 दिन बाद मर जाता था, क्योंकि उनके खाने में उन्होंने जहर मिला रखे थे। ऐसे ही कर करके उन्होंने काफ़ी लोगों के खानों में जहर मिला दिया था और उनकी सेना धीरे धीरे करके एक एक दो दो लोग मरने लगे थे। तो इस तरीके से उनकी सेना में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई और उनकी सेना बहुत ही प्रभावित हुई। उनको भी लगने लगा कि यहाँ तो जरूर कुछ ना कुछ मोह माया है या कोई मायाजाल है या ये देवी देवताओं का देश है, डेफिनेटली लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे करके उनकी सेना के मन में डर बैठ गया था। सिकंदर के लाख समझाने के बावजूद भी उनकी सेना नहीं मानी और सिकंदर को सेना की बात माननी पड़ी और सिकंदर वहां से वापस लौट गया था। जी हाँ,
सिकंदर ने मगध के राजा के साथ युद्ध किया ही नहीं था, इसी तरीके से वो पूरे भारत को जीत ही नहीं पाया था, क्योंकि सिकंदर ने वहां पे युद्ध ही नहीं किया मगध के राजा के साथ में। इसीलिए सिकंदर ना तो वहां पे जीता और ना ही हारा। इसीलिए वो वहां से वापिस मुड़ गया था, वो वापिस चला गया था और वापिस जाते हुए बेबीलोन शहर में उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। मौत के पुख्ता सबूत तो अभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन जाते वक्त बेबीलोन शहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गाइज मेन पॉइंट ये है कि सिकंदर का युद्ध केवल भारत में पोरस राजा के साथ में ही हुआ था, मगध के राजा के साथ में नहीं हुआ था। उसी तरीके से वो भारत को जीत ही नहीं पाए थे, केवल उधर की तरफ पोरस राजा के साथ में युद्ध करके उधर का भारत उन्होंने जीता था। पूरे भारत को वो जीत नहीं पाए थे, क्योंकि ना तो वो जीते और ना ही वो हारे, क्योंकि वो वहां से वापस लौट गए थे। तो कहानी यही थी कि सिकंदर पूरे भारत को जीत नहीं पाया था, और ना ही सिकंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि सिकंदर भारत से हार गया था, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो लड़ा ही नहीं था, वो वापस लौट गया था। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू दोस्तों।